नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राजस्थान जीके बाई SG सर पर। दोस्तों, आज हम जिस चैप्टर का अध्ययन करेंगे वो जिला दर्शन हमारा चल रहा था और जिला दर्शन के अंतर्गत आज हम डूंगरपुर जिले का अध्ययन करेंगे। डूंगरपुर जिले का आज हम हमारे इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। शुरुआत में हम देखते हैं राजस्थान के जो मानचित्र में डूंगरपुर की स्थिति कहां पर है। तो देखो, हमने देखा था कि इधर पड़ता है बांसवाड़ा और ऊपर पड़ता है उदयपुर, और इन दोनों के मध्य जो है डूंगरपुर स्थित है। यह तो भी मानचित्र में इसकी स्थिति। अब हम देखते हैं इसके जो है इतिहास के बारे में। डूंगरपुर के सर्वप्रथम जो बांसवाड़ा और डूंगरपुर का क्षेत्र था, इसको वागड़ क्षेत्र कहा जाता था। जो बांसवाड़ा और जो डूंगरपुर का जो क्षेत्र था, उस क्षेत्र को वागड़ क्षेत्र कहा जाता था। और वागड़ क्षेत्र के अंतर्गत सर्वप्रथम इस वागड़ शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई? तो जैसा कि हम देखते हैं, यहां पर गुजरात की सीमा लगती है और गुजरात की सीमा के अंतर्गत हम देखते हैं कि जो ये वागड़ शब्द है, ये गुजराती भाषा का शब्द है। वागड़ शब्द गुजराती भाषा का शब्द है। गुजराती भाषा के शब्द वागड़ा शब्द से वागड़ शब्द की उत्पत्ति हुई। गुजराती भाषा के शब्द वागड़ा शब्द से गुजराती भाषा की उत्पत्ति हुई। और गुरुजी, इस वागड़ा का अर्थ क्या होता है? तो विद्यार्थियों, आपको मैं बता दूं, वागड़ा का अर्थ होता है जंगल। और प्राचीन काल में जो ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला क्षेत्र था, ये एक जंगल क्षेत्र था। जो आदिवासी जनजाति के लोग थे, वो यहाँ पर अपना जो है व्यवसाय जंगलों में ही चलाते थे। तो ये शब्द कहाँ का है? गुजराती भाषा का शब्द है। वागड़ा शब्द से उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है जंगल। ठीक है। अब वागड़ क्षेत्र के अंतर्गत जो है दो जिले आते हैं। एक तो होता है बांसवाड़ा और दूसरा है डूंगरपुर। सर्वप्रथम जो ये क्षेत्र था, डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला क्षेत्र, ये क्षेत्र वागड़ क्षेत्र कहलाता था। और मेवाड़ के अंदर एक राजवंश था, गुइल राजवंश, जिसको सिसोदिया राजवंश भी कहा जाता है। गुइल राजवंश का एक शासक था, नाम था सामंत सिंह। जो गुइल राजवंश का शासक था, इन्होंने वागड़ राजवंश की यानी वागड़ राज्य के अंदर जो है अपने गुइल राजवंश की नींव रखी, यानी वागड़ राज्य की स्थापना की। बाद में इसी वंश का एक शासक हुआ था, जिसका नाम था उदय सिंह। इसी वंश का एक शासक था। और जो खानवा का युद्ध हुआ था, उस खानवा के युद्ध के अंतर्गत जो 1527 को ध्यान रखना, 1527 मित्रों, एक चीज ध्यान रखना, जो मैंने अगला वाला पार्ट डाला था बांसवाड़ा वाला, उसमें मैंने दो चीजें रॉन्ग बताई थी।
मैंने खानवा के युद्ध 1526 बता दिया, 26 नहीं 27 है पहली बात। दूसरी बात, डूंगर सिंह है जो समन सिंह का पुत्र नहीं था, समन सिंह का पुत्र था पृथ्वी सिंह। ठीक है, तो ये दो चीजें गलत थी, उनको थोड़ा ध्यान कर लेना। उदय सिंह जो है 1527 में खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की ओर से लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हो गया। और फिर उदय सिंह की जो इच्छा थी कि भाई जो बांसवाड़ा और डूंगरपुर हैं उसके दो हिस्से कर दिए जाएं। बांसवाड़ा दे दिया गया था जगमाल को, यानी जो ये डूंगरपुर माई नदी का जो एक हिस्सा, एक तरफ वाला हिस्सा था वो दे दिया गया था जगमाल को, और एक हिस्सा दे दिया गया था पृथ्वी सिंह को। तो ये तो था इसका इतिहास, यानी उदयपुर और डूंगरपुर को कहा जाता है पहाड़ों की नगरी। राजस्थान के पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर को कहा जाता है। पहाड़ों की नगरी किसे कहा जाता है? डूंगरपुर को पहाड़ों की नगरी उपनाम से जाना जाता है। तो सर्वाधिक पहाड़ होने की वजह से इसको पहाड़ों की नगरी कहा जाता है। डूंगरपुर की स्थिति जो उदयपुर और बांसवाड़ा के मध्य डूंगरपुर स्थित है, और इस क्षेत्र को पहले कहा जाता था वागड़। वागड़ शब्द की उत्पत्ति गुजराती भाषा के शब्द वागड़ा से हुई है, जिसका अर्थ होता है जंगल। और फिर है जो वागड़ क्षेत्र के अंतर्गत दो जिले आते हैं, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। वागड़ क्षेत्र की स्थापना जो नींव रखी थी गोइल वंश के शासक समन सिंह ने। फिर समन सिंह का एक पुत्र था उदय सिंह। उदय सिंह खानवा के युद्ध में 1527 में वीर गति को प्राप्त हो गया था, और उसकी मृत्यु के बाद जो है 1527 में जो वागड़ क्षेत्र को दो हिस्सों में बांट दिया, बांसवाड़ा डूंगरपुर। बांसवाड़ा जो है जगमाल को दे दिया गया था और डूंगरपुर पृथ्वी सिंह को दे दिया गया था। अब हम बात करें डूंगरपुर के स्थापना की, तो भाई डूंगरपुर की जो स्थापना कब हुई थी, तो विद्यार्थियों ध्यान रखना, जो डूंगरपुर की स्थापना की हम बात करें तो इस क्षेत्र को यदि पूछ ले डूंगरपुर नगर की स्थापना, यदि पूछ ले डूंगरपुर नगर की स्थापना किसने की थी, वो की थी डूंगर सिंह ने। किसने की थी? डूंगरपुर नगर की स्थापना की थी डूंगर सिंह ने। कब की गई थी? 1358 ईस्वी में। फिर पूछ ले डूंगरपुर राज्य की स्वतंत्र स्थापना जो है डूंगरपुर राज्य की स्वतंत्र नींव या स्थापना वो की गई थी पृथ्वी सिंह के द्वारा 1527 को। यानी डूंगरपुर नगर की स्थापना तो वागड़ क्षेत्र के अंतर्गत हो गई थी, जिसका नाम जो है स्थापना डूंगर सिंह ने की थी 1358 ईस्वी में की थी। डूंगरपुर राज्य की स्वतंत्र नींव रखी गई थी वो पृथ्वी सिंह के द्वारा 1527 में यह नींव रखी गई थी। 1358 में जो है डूंगरपुर नगर बसाया गया था, और 1527 में पृथ्वी सिंह के द्वारा डूंगरपुर राज्य की स्वतंत्र नींव रखी गई थी। यह तो था डूंगरपुर का प्रारंभिक इतिहास। तो समझ में आ गया होगा। एक बार पुनः मैं आपको बता दूं, डूंगरपुर नगर की स्थापना डूंगर सिंह ने 1358 में, डूंगरपुर राज्य की स्थापना जो है डूंगरपुर राज्य की स्वतंत्र स्थापना पृथ्वी सिंह ने 1527 में खानवा के युद्ध के पश्चात उदय सिंह की मृत्यु के बाद।
अब जो जगमाल था उसने बांसवाड़ा बसाया, डूंगरपुर बसाया था परतवी सिंह ने। ये दोनों उदय सिंह के बेटे थे। मैंने अगले वाले वीडियो में डूंगर सिंह को उदय सिंह का बेटा बता दिया था, थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। और एक खानवा का युद्ध है वो 1526 बता दिया था, बल्कि खानवा का युद्ध 1527 है। तो दोनों थोड़ी गलती मैं आपको बता दूं पहले कि ताकि आपको ये कंफ्यूज क्लियर हो जाए। अब हम आगे बढ़ते हैं। डूंगरपुर क्षेत्र के प्रमुख मेले, डूंगरपुर जिले के प्रमुख मेले कौन कौन से हैं? और प्रमुख मेले पढ़ने से पूर्व डूंगरपुर की आकृति क्षेत्र विस्तार पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब डूंगरपुर की आकृति क्षेत्र विस्तार पढ़ लेते हैं। सर्वप्रथम हम पढ़ते हैं डूंगरपुर राज्य का जो है क्षेत्रफल कितना है। डूंगरपुर राज्य का क्षेत्रफल कितना है? तो सर्वप्रथम हम पढ़ते हैं डूंगरपुर राज्य का जो क्षेत्रफल कितना है वो है 3770 वर्ग किलोमीटर। 3770 वर्ग किलोमीटर इस राज्य का जो है क्षेत्रफल है। 3770 वर्ग किलोमीटर इस राज्य का जो है क्षेत्रफल है। फिर इस राज्य की हम जनसंख्या की बात करें कि अब इस राज्य की जनसंख्या कितनी है, तो विद्यार्थियों राज्य की यानी डूंगरपुर जिले की जनसंख्या है 13,58,552। 13,88,552 इसकी जनसंख्या है। फिर हम इसकी बात करते हैं लिंगानुपात की कि भाई डूंगरपुर राज्य का लिंगानुपात कितना है। डूंगरपुर राज्य का लिंगानुपात कितना है? तो ध्यान रखना 994। डूंगरपुर राज्य का जो लिंगानुपात है वो है आपके 994 इसका लिंगानुपात है। डूंगरपुर राज्य का जो लिंगानुपात कितना है वो है आपके 994 डूंगरपुर राज्य का जो है लिंगानुपात है। और ध्यान करना राज्य का, देश का ही नहीं, ये देश का नहीं है, ये राज्य का है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? डूंगरपुर। कितनी है? 994, यानी 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 994। देखो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला पूछ ले वो होगा बांसवाड़ा, और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला पूछ ले वो होगा डूंगरपुर। ये तो हो गई डूंगरपुर के जो क्षेत्र आकृति संबंधित। फिर जनसंख्या हो गई, फिर लिंगानुपात हो गया। अब हम बात करते हैं साक्षरता दर की। तो साक्षरता दर कितनी है? डूंगरपुर राज्य की यानी जिले की साक्षरता दर है 59.5%। इसकी जो है साक्षरता दर है 59.5% इस राज्य की जो है साक्षरता दर है। फिर हम बात करते हैं जनघनत्व की। जनघनत्व कितना है? इस जिले का जो जनघनत्व है वो है 368 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर इस जो है जिले का जनघनत्व है। फिर परिवहन, इस राज्य से NH जो 8 NH8 इस राज्य से ही होकर गुजरता है। NH8 नेशनल हाईवे 8 है जो इस राज्य से होकर ही गुजरता है। डूंगरपुर राज्य का क्षेत्रफल जो है 3770 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या 13,88,552, लिंगानुपात कितना है 994,
राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, साक्षरता दर 59.5%, जनघनत्व 368 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, परिवहन NH 8। तो दोस्तों ध्यान रखना, प्रत्येक एक बिंदु प्रत्येक परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और इसी बीच अभी तक आपने हमारे इस राजस्थान जीके के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो कैसा लगा लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि भाई वीडियो कैसा लगा, कौन कौन सी यहाँ पर मिस्टेक हो रही है। हालांकि मिस्टेक तो आज नहीं है बट फिर भी देख लेना, एक एक बिंदु है बिल्कुल ही बारीकी से देखा गया है और बाद में आपके सामने पेश किया गया है। तो ये तो था डूंगरपुर राज्य के जो है आकृति क्षेत्र से संबंधित जो है महत्वपूर्ण प्रश्न। और फिर है इसके अंदर अब ये आकृति के अंदर जो है क्षेत्रफल हो गया, जनघनत्व हो गया, जनसंख्या हो गई, लिंगानुपात हो गया। अब हम बात करते हैं डूंगरपुर क्षेत्र के अंतर्गत जो तहसीलों की। डूंगरपुर क्षेत्र में तहसीलें कितनी हैं? तो देखो डूंगरपुर क्षेत्र में पहली तहसील हो गई डूंगरपुर स्वयं, दूसरी हो गई आसपुरा, दूसरी हो गई तहसील जिसका नाम है विद्यार्थियों ध्यान रखना वो है आसपुरा, और फिर सागवाड़ा और शिमलावाड़ा। आसपुरा और फिर है सागवाड़ा और शिमलवाड़ा, सागवाड़ा फिर चौथी तहसील है वो इसकी है शिमलवाड़ा। चौथी तहसील इसकी हो गई शिमलवाड़ा। आसपुरा, डूंगरपुर, सागवाड़ा और शिमलवाड़ा इसकी तहसीलें हो गई। फिर लोकसभा क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र की हम बात करें तो इसमें कुछ क्षेत्र बांसवाड़ा के लोकसभा के अंतर्गत आते हैं और कुछ डूंगरपुर के अंतर्गत आता है। यानी यहाँ पर दो लोकसभा क्षेत्र लगता है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। फिर हम बात कर रहे हैं पड़ोसी राज्य की, किस क्षेत्र के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? तो पड़ोसी राज्य हो गया गुजरात, गुजरात से डूंगरपुर की सीमा लगती है। फिर हम बात करते हैं पड़ोसी जिले कौन कौन से हैं। तो एक तो ऊपर हो गया उदयपुर, फिर पड़ोसी जिला हो गया इसका प्रतापगढ़, और फिर हो गया इसका बांसवाड़ा। फिर हम बात करें नदियों की, इस जिले के अंदर प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? तो नदियां हो गई, इस जिले की जो प्रमुख नदियों की बात करें तो इस जिले की प्रमुख जो नदियां हैं वो हो गई, नदियों का है जो सोम, माही, जाखम। सोम, माही, जाखम जो है प्रमुख नदियां हैं। सोम, माही, जाखम इस जिले की प्रमुख नदियां हैं। फिर हम बात करें, ये हो गई नदियां, तहसीलें डूंगरपुर, आसपुरा, सागवाड़ा, शिमलवाड़ा, लोकसभा क्षेत्र बांसवाड़ा, डूंगरपुर, पड़ोसी राज्य जो है गुजरात, जिले उदयपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, नदियां हो गई सोम, माही, जाखम।
और उसके बाद हम यहाँ पर बात करें कि इस जिले के अंदर मिट्टी कैसी पाई जाती है, तो मिट्टी की हम बात करें तो लाल लोमी मिट्टी इस जिले में पाई जाती है। इस जिले में पाई जाने वाली मिट्टी का नाम है लाल लोमी मिट्टी। फिर है इस जिले के प्रमुख जलाशय कौन से हैं? प्रमुख जो जलाशय इस जिले के जो प्रमुख जलाशय कौन कौन से हैं, तो जलाशय की हम बात करें, पहला है गोप सागर, गोप सागर, दूसरा है गलियाना सागर, गोप सागर, फिर गलियाना सागर, फिर हो गया इसका गजपुर लोडीसर, गजपुर लोडीसर, और फिर अंतिम इसका हो गया जो है यानी गोप सागर, गलिया सागर, गजपुर और लोडीसर इसके प्रमुख जलाशय है। तो ये हो गया डूंगरपुर से संबंधित महत्वपूर्ण जो है क्षेत्र और महत्वपूर्ण बातें। अब हम पढ़ते हैं इस क्षेत्र में विशेष क्या है। इस क्षेत्र में विशेष क्या है, तो विशेष पढ़ने से पूर्व पढ़ते हैं इस क्षेत्र के प्रमुख मेले। इस क्षेत्र के प्रमुख मेले पढ़ते हैं। मेले कौन कौन से हैं? प्रमुख मेले, प्रमुख मुख्य मेला है इसका बेणेश्वर, बेणेश्वर। इसको कहा जाता है आदिवासियों का कुंभ, आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। कब बढ़ता है? माघ पूर्णिमा को, माघ पूर्णिमा को जो है ये बेणेश्वर मेला बढ़ता है। कब बढ़ता है? जो माघ पूर्णिमा को ये बेणेश्वर मेला बढ़ता है। इसकी विशेषता क्या है? पहली विशेषता यह है कि यहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। फिर है ये कौन से गांव में बढ़ता है? तो गांव का नाम है नवाटापुरा। नवाटापुरा के अंतर्गत ये मेला बढ़ता है। प्रमुख मेले बेणेश्वर, आदिवासियों का कुंभ कब बढ़ता है? माघ पूर्णिमा को। कहां पर बढ़ता है? नवाटापुरा। और विशेषता क्या है? खंडित शिवलिंग की पूजा। फिर दूसरा मेला यहां पर बढ़ता है, वो बढ़ता है मुरला गणेश जी का मेला। मुरला गणेश जी का मेला ये कहां पर बढ़ता है? ये बढ़ता है डूंगरपुर में। अलग अलग गणेश जी का मंदिर है, जैसे खड़े गणेश जी का मंदिर कोटा में, बाजना गणेश जी का मंदिर सिरे में, नरती गणेश जी का मंदिर अलवर में, मोती डूंगरी गणेश जी का मंदिर जो है जयपुर में। तो अलग अलग गणेश जी के अलग अलग मंदिर है। मुरला गणेश जी का मंदिर का मतलब यहाँ पर जो मूर्ति है वो गणेश जी की मूर्ति बताई गई है, वो मुरली बजाते हुए गणेश जी की जो है मूर्ति बताई गई है। तो मुरला गणेश जी का मेला कहाँ पर बढ़ता है? मुरला गणेश जी का जो मेला बढ़ता है वो बढ़ता है डूंगरपुर के अंदर। फिर यहाँ पर एक प्रमुख है, एक और मेला है जिसका नाम है रथ महोत्सव। रथ महोत्सव यह कहाँ पड़ता है? यह भी पड़ता है डूंगरपुर के अंतर्गत। डूंगरपुर जिले के अंदर ही यह जो रथ महोत्सव का जो है मेला लगता है। फिर यहाँ पर एक और जो है एक दाऊदी संप्रदाय का, दाऊदी
बोहरा संप्रदाय का उर्स। दाऊदी बोहरा संप्रदाय का उर्स कहाँ पर बढ़ता है? तो ये भी आपके जो बढ़ता है, दाऊदी बोहरा संप्रदाय का उर्स बढ़ता है डूंगरपुर के अंदर गलियाकोट में। डूंगरपुर के अंदर गलियाकोट में दाऊदी बोहरा संप्रदाय का उर्स बढ़ता है। कब बढ़ता है? तो यह बढ़ता है मुहर्रम जो 27 को यह मेला बढ़ता है। जिस प्रकार हमारे हिंदी महीने हैं जो चैत्र शुक्ल वैशाख जेठ आषाढ़, उस प्रकार जो है ये इस्लामिक मुसलमानों का महीना होता है मुहर्रम, और मुहर्रम 27 को दाऊदी बोहरा संप्रदाय का उर्स बढ़ता है, वो बढ़ता है गलियाकोट में। और गलियाकोट की हम बात करें तो ये राजस्थान में रमगढ़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। रमगढ़ा उद्योग के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो वो है गलियाकोट, जो रमगढ़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। फिर यहीं पर एक और मेला बढ़ता है जिसका नाम है नीला पानी का मेला। नीला पानी का जो मेला बढ़ता है वो बढ़ता है आपके नीला पानी का मेला, वो बढ़ता है आपके जिस गांव का नाम है हाथोड़ गांव। हाथोड़ गांव में एक मेला बढ़ता है जिसका नाम है नीला पानी का मेला। कहाँ पर बढ़ता है? ये बढ़ता है हाथोड़ गांव में। ध्यान रखना, नीला पानी का जो मेला बढ़ता है वो कहाँ पर बढ़ता है? हाथोड़ गांव में। फिर एक और मेला बढ़ता है जिसका नाम है बीजवा माता का मेला। यह बढ़ता है आसपुर में। आसपुर एक डूंगरपुर की तहसील भी है। तो प्रमुख मेले हो गए, पहला बेणेश्वर आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। माघ पूर्णिमा को तिथि इंपॉर्टेंट है, याद रखना। स्थान कौन सा है? नवाटापुरा गांव में। पर यहाँ पर विशेषता क्या है? खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। कहाँ स्थित है? तो सोमई जखम संगम के वहाँ पर जो है स्थित, त्रिवेणी संगम के यहाँ पर स्थित है। फिर है मुरला गणेश जी का मंदिर में जो मेला पड़ता है डूंगरपुर में। फिर इसके बाद रथ महोत्सव डूंगरपुर में। दाऊदी बोहरा संप्रदाय का उर्स गलियाकोट डूंगरपुर में। मुहर्रम 27 यानी जो तारीख होती है मुसलमानों की, महीना होता है मुहर्रम 27 को ये मेला बढ़ता है और दाऊदी बोहरा संप्रदाय का जो आस्था का केंद्र है। फिर यहीं पर गलियाकोट में ही जो है रमगढ़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नीला पानी का मेला बढ़ता है हाथोड़ गांव में। बीजवा माता का मेला बढ़ता है जो बढ़ता है आसपुर गांव में। ये तो थे प्रमुख मेले। ये हो गए राजस्थान के अंदर जो डूंगरपुर क्षेत्र के अंदर भरने वाले जो है प्रमुख मेले। अब मेले हो गए, इतिहास हो गया इसका। अब हम बात करते हैं कुछ एक विशेषताओं की कि भाई इस क्षेत्र की विशेषता क्या क्या है। तो इस क्षेत्र की विशेषता की हम बात करें विद्यार्थियों, तो इस क्षेत्र की विशेषता ये है कि इस क्षेत्र की विशेषता, पहली विशेषता की हम बात करें तो इस क्षेत्र में जो जंगलों को जलाकर, वनों को जलाकर जो स्थानांतरित कृषि या जूमिंग कृषि, स्थानांतरित कृषि या फिर जूमिंग, इस क्षेत्र की विशेषता की बात कर रहे हैं हम। इस क्षेत्र की जो है विशेषताओं की जो हमें बात कर रहे हैं, और विशेषता में जो एक कृषि होती है हम जिसकी बात करते हैं, जो जंगलों को जलाकर की जाती हैं, जूमिंग कृषि या स्थानांतरित कृषि, उसको जो है वो जूमिंग कृषि या जो स्थानांतरित कृषि आदिवासियों के द्वारा इस क्षेत्र में की जाती है, उसको वहाँ की स्थानीय भाषा में वालरा कहा जाता है।
एक बार सेकंड ग्रेड में प्रश्न पूछा भी गया था कि वालरा क्या है, तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में जो कृषि की जाती है, जमीन कृषि या स्थानांतरित कृषि की कृषि, उसको वहाँ की स्थानीय भाषा में वालरा कृषि कहते हैं। यह मुख्यतः डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर क्षेत्र में यह वालरा कृषि की जाती है। राजस्थान में डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर में यह वालरा कृषि की जाती है। दूसरी विशेषता यह है कि इस क्षेत्र में 1986 की बात है। दूसरी विशेषता यह है कि भाई इस क्षेत्र में हम बात करते हैं 1986 की, तो जिले के कार्यक्रम के तहत इसमें जो है एक जिला कार्यक्रम के तहत जो है रुख भाइला कार्यक्रम की शुरुआत इस जिले में की गई थी, जिसका रुख भाइला का अर्थ होता है वो होता है वृक्ष मित्र। रुख भाइला का अर्थ होता है वो होता है वृक्ष मित्र। और फिर इस जिले को आदिवासियों का निवास स्थान भी कहा जाता है। आदिवासियों का निवास स्थान भी जो है डूंगरपुर जिले को कहा जाता है। आदिवासियों का निवास स्थान कौन सा है? डूंगरपुर जिला। ध्यान रखना, आदिवासियों का जो निवास स्थान कौन सा है? डूंगरपुर जिला। फिर दूसरी बात है जमीन कृषि, यानी इस क्षेत्र में जो वनों को जलाकर जो जमीन कृषि की जाती है उसको वहाँ की स्थानीय भाषा में वालरा कहा जाता है। मुख्यतः डूंगरपुर, उदयपुर और बांसवाड़ा में ये कृषि की जाती है। फिर है जो वनों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा 1986 में इस जिला कार्यक्रम के तहत रुख भाइला कार्यक्रम चलाया गया था, जिसका अर्थ होता है वृक्ष मित्र। रुख भाइला का अर्थ क्या होता है? वृक्ष मित्र। फिर इस जिले को आदिवासियों का जो है निवास स्थान भी कहा जाता है। फिर है कटरा एवं पुनावाड़ा, दो क्षेत्र है यहाँ पर। कटरा एवं पुनावाड़ा क्षेत्र के अंतर्गत, कटरा एवं पुनावाड़ा क्षेत्र के अंतर्गत, कटरा एवं पुनावाड़ा क्षेत्र के अंतर्गत हम बात करें तो यहाँ पर जो सत्याग्रह हुआ था, यानी ये क्षेत्र जो है कटरा एवं पुनावाड़ा, जो ये दो क्षेत्र हैं, ये क्षेत्र जो है सत्याग्रह का जो है संबंध इसी क्षेत्र से है। जो कटरा एवं पुनावाड़ा सत्याग्रह हुआ था का संबंध किस जिले से है? कटरा एवं पुनावाड़ा सत्याग्रह का संबंध जो है डूंगरपुर जिले से है। कटरा एवं पुनावाड़ा सत्याग्रह का संबंध कहाँ पर है, किस जिले से है? तो कटरा एवं पुनावाड़ा का संबंध है जो वो है मित्रों डूंगरपुर जिले से। फिर अगला है यहाँ पर जो एक महोत्सव मनाया जाता है जिसका नाम है राड रमण महोत्सव। राड रमण महोत्सव, राड रमण महोत्सव मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो होली के ठीक एक दिन बाद, होली के ठीक एक दिन बाद इस जिले में जो है राड रमण, ध्यान करना, इस जिले में जो राड रमण महोत्सव मनाया जाता है वो मनाया जाता है चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को। इस क्षेत्र में राड रमण महोत्सव मनाया जाता है। फिर दूसरी विशेषता है इस क्षेत्र की, अगली विशेषता है यहाँ पर जो है पितृ, इस क्षेत्र में जो पितृ पूजा महोत्सव मनाया जाता है। और ये कब मनाया जाता है पितृ पूजा महोत्सव? तो ये मनाया जाता है
दीपावली के ठीक 14 दिन बाद, ध्यान रखना, दीपावली के ठीक 14 दिन बाद जो है पितृ पूजा महोत्सव, यानी अपने जो पूर्वज हैं, पूर्वजों की आत्माओं की शांति के लिए ये दीपावली के 14 दिन बाद पितृ पूजा महोत्सव मनाया जाता है अपने पूर्वजों की शांति के लिए। और कब मनाया जाता है? तो ये कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को, कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को जो जो पितृ पूजा महोत्सव मनाया जाता है, यानी जमीन कृषि की जाती है, उसको वालरा कहा जाता है। 1986 में भारत सरकार द्वारा वनों को बढ़ावा देने के लिए इस जिले में जो रुख बाइला कार्यक्रम चलाया गया था, अर्थ होता है रुख बाइला का वृक्ष मित्र, आदिवासियों का निवास स्थान कटरा, यानी इस जो जिले को आदिवासियों का निवास स्थान कहा जाता है। फिर है कटरा एवं पुनावाड़ा सत्याग्रह का संबंध डूंगरपुर जिले से ही है। फिर है राड रमण महोत्सव डूंगरपुर जिले में मनाया जाता है चैत्र कृष्ण प्रतिपदा, यानी होली के एक दिन बाद। पितृ पूजा महोत्सव अपने पितरों की जो आत्माओं को शांति देने के लिए मनाया जाता है आदिवासियों के द्वारा, सर्वाधिक भील जाति के द्वारा, कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को। ये थे यहाँ के जो है प्रमुख विशेषता। अब कुछ एक विशेषता इस क्षेत्र की जो और है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और अगली विशेषता जो है इसकी सोम, अंबा और कमला, सोम कमला अंबा परियोजना का संबंध, सोम कमला और अंबा परियोजना का संबंध जो है इसी जिले से है, सोम कमला अंबा परियोजना का संबंध। अगली विशेषता है सोम अंबा कमला परियोजना का संबंध किस जिले से है? तो वो है डूंगरपुर जिले से। सोम अंबा कमला परियोजना का संबंध किस जिले से है? तो वो है मित्रों डूंगरपुर जिले से। फिर है ये देश का, यह है जिला डूंगरपुर जिला देश का प्रथम पूर्ण आदिवासी साक्षर जिला, यानी देश का जो है प्रथम पूर्ण साक्षर आदिवासी जिला, देश का प्रथम पूर्ण आदिवासी साक्षर या साक्षर आदिवासी जिला कौन सा है? वो है डूंगरपुर। देखो राजस्थान का नहीं, देश का नहीं, पूरे भारत का प्रथम पूर्ण आदिवासी जो साक्षर जिला वो है कौन सा है? वो है डूंगरपुर। फिर सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला भी डूंगरपुर ही है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला भी कौन सा है? डूंगरपुर। फिर है सोने के लिए खोजे गए स्थान, यानी जो यहाँ पर सोना है कि नहीं है, सोना गोल्ड GOLD गोल्ड, इसके लिए यहाँ पर कुछ स्थान खोजे गए थे। 2 तो पहले खोज लिए गए थे और 2 का जो है अभी पता लगाया गया था, जिसमें से पहला है जगपुरा भूतिया, जगपुरा भूतिया। फिर जगपुरा भूतिया हो गया। फिर दूसरा है यहाँ पर जो है फादरदी पाल, फादरदी पाल। फिर अगला है बिच्छीवाड़ा, तीसरा है बिच्छीवाड़ा और चौथा हो गया यहाँ पर जो खमेरा। ये क्षेत्र हैं जो मुख्यतः सोने के लिए प्रसिद्ध है। तो आज का भाग 1 डूंगरपुर जिला दर्शन भाग 1 कंप्लीट हो गया। कल जो है जल्दी हम लौटेंगे भाग 2 लेकर, जिसमें हम यहाँ के जो हैं विभिन्न व्यक्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे, इस जिले के विभिन्न व्यक्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और
अगला वाला वीडियो आपको जल्दी, जो आपके लिए जल्दी डाल दिया जाएगा। तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, लाइक कमेंट करना नहीं भूलें। धन्यवाद।